उत्तराखंड चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। चार धाम को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, श्रद्धालुओं को न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में टर्नर रोड क्लेम टाउन में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का किया जोरदार सम्मान। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 2 दिनों में सदन की कार्रवाई 7 घंटे 23 मिनट तक चली। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के विकास कार्यों के बारे में की बातचीत। सीएम धामी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा उत्तराखंड का विकास। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारी के साथ। जी हां, उत्तराखंड में मई के पहले सप्ताह से ही चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू, चार धाम यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो चार धाम यात्रा मई के पहले सप्ताह से शुरू होगी और यात्रा शुरू होने से पहले चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा बंदोबस्त सुनिश्चित करने को लेकर समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने। हमारे सहयोगी संभव और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संभव, समीक्षा बैठक हुई है चार धाम यात्रा को लेकर, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? सबसे पहले तो दीपक, बहुत खुशी की बात है। ये चार धाम यात्रा करने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, जो कि बीते सालों से इंतजार किया जा रहा था कि कोविड का काल खत्म हो और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं अच्छे से यात्रा कर पाए, दर्शन कर पाए। और इस बीच ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चार धाम यात्रा के कपाट खुलने की स्थिति भी सामने आ रही है, जो कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि गंगोत्री जो कि 3 मई को कपाट खुलेंगे, यमुनोत्री में 3 मई को, केदारनाथ में 6 मई को, बद्रीनाथ में 8 मई को दीपक कपाट खुले जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि आज जैसे कि बैठक हुई है, इससे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की दीपक। इसके बाद यहाँ पर बैठक में सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे, प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू वो मौजूद रहे। चार धाम यात्रा से जुड़े हुए तमाम विभागों के जो भी अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तमाम चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं और इस बीच यहाँ पर किस तरह से तमाम कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए यात्रा किस तरह से अच्छी से हो सकती है, यात्रियों को भी परेशानी ना हो, प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई और इसके बाद ये फैसला हुआ है दीपक। बिल्कुल, श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है और इसके लिए हर तैयारी करने को कहा गया है। सड़कें चौड़ी हो ताकि गाड़ियों का आवागमन दूर दूर तक सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर लगातार काम भी हो रहे हैं। इस बारे में कोई जानकारी संभव? बिल्कुल दीपक, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि 2 साल से तमाम चीजें बंद थीं, बंदिशें थीं, लोग जा नहीं पा रहे थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के आदेश दिए, निर्देश दिए हैं। क्योंकि अभी भी दीपक 1 महीने का वक्त है और 1 महीने में तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जैसे कि आपने कहा, सड़कों की बात या फिर जो अन्य तमाम चीजें हैं उनकी व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है और उम्मीद है दीपक इस बार के रिकॉर्ड यात्री चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और लोगों में इस बार काफी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है दीपक। और
एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा दीपक कि जैसे कि हम लगातार देख रहे थे कि कुछ जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका विरोध हम बीते दिनों पहले लगातार देख रहे थे, लेकिन इस बीच जो पुरोहित हैं उनका विरोध अब शांत होता हुआ नजर आया, क्योंकि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए थे इस समय में और उसके बाद यहाँ पर तमाम मुलाकातें हुई थी। उसके बाद तीर्थ पुरोहितों को, पंडितों को, जो पंडा है उनको मना लिया गया था। उसके बाद से अब यहाँ पर सभी लोग खुश हैं और जो श्रद्धालु है, सबसे बड़ी ये श्रद्धालु की खबर है कि उनके लिए अब वो जो बंदिशें हैं वो हटते हुए जो कपाट है वो खुलने वाले हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत अब होने वाली है ताकि वो दर्शन के लिए अच्छे से जा पाए। दीपक, बिल्कुल, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित हो, उनके आवागमन के साधन बेहतर हों, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वहाँ कई तरह की अन्य परेशानियां भी आती है, तो सुरक्षित यात्रा हो इसका भी विशेष प्रबंध किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पहुंचने के रास्ते, चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते सुगम नहीं होते हैं। उन्हें सुगम बनाने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का पहाड़ी इलाका है, हादसों का खतरा बना रहता है। इससे बचाव को लेकर क्या किया जा रहा है? इसके लिए बाकायदा जो भी विभाग है दीपक, उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने भी जिक्र किया इस चीज का, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, जहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, इस तरह की खबरें आती रहती हैं, हम लगातार हर बार देखते हैं। उन जगहों पर क्या होता है कि एनडीआरएफ की टीम तैनात की जाती है और अन्य विभागों को भी एकदम मुस्तैद किया जाता है। जो टोलियां बनाकर भेजी जाती हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनके नाम बाकायदा रखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनका रखा जाता है। उसके बाद एक एक दल को आगे भेजा जाता है। ठीक वैसे ही इस बार भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है दीपक कि टोलियां बनाई जाएंगी, उसके बाद उतने संख्या में टोलियों को आगे भेजा जाएगा। जब वो आगे जाएंगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा। कोई भी अनहोनी, भगवान करे कोई अनहोनी हो, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, भांपते हुए तमाम जो राहत बचाव कार्य हैं वो तुरंत मुस्तैद हो सके, उसके बाद से स्थिति को संभाल सके। इसको लेकर के यहाँ पर सीएम धामी ने निर्देश दिए। इस बैठक में तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है दीपक। धन्यवाद संभव इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो चार धाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहले से हर बंदोबस्त किया जाए, इसको लेकर क्या अब तक किया गया है, इसकी समीक्षा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में और स्पष्ट निर्देशित किया अधिकारियों को कि श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा बंदोबस्त यात्रा के शुरू होने से पहले ही कर लिया जाए। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में टर्नर रोड क्लेम टाउन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विधायक विनोद चमोली के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता ने इस समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए स्वर्णिम वर्ष होंगे। सीएम ने आगे कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को शीघ्र धरातल पर उतारा जाएगा। बड़ी संख्या में उपस्थित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को शीघ्र धरातल पर उतारेगी। राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास प्रतिबद्धता है हमारी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश के आने वाले 5 साल स्वर्णिम वर्ष होंगे। वो विश्वास किसने दिया? वो विश्वास आप सब लोग। और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का, और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे, सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है, पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है। और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा। तो कितने घंटे हो गए? कितने हो गए विनोद दा? 4 की 5 और रोड से कितने लगेंगे? 2 घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरसौन को लेकर चर्चा की। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद सरकार के पास समय कम था, जिसके कारण सत्र नहीं हो पाया। आने वाले समय में सरकार जरूर सत्र आहूत करेगी। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि ये अभी
सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत, और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ भी करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि ये अभी सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत, और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ भी करेंगे। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र में 21,116.81 करोड़ का उत्तराखंड विनियोग लेखा अनुदान विधेयक के साथ 2 अन्य विधेयक भी पारित हुए। इन 2 दिनों में सदन की कार्यवाही 7 घंटे 23 मिनट तक चली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सदन की कार्यवाही में शांति और सहयोग के लिए विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों ने शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया। कुछ मुद्दों पर विपक्ष के कड़े रुख पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक परंपरा के तहत सबको अपनी बात कहने का हक है। विपक्ष का अधिकार है कि वो मुद्दों को उठाएं। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग, सौहार्द और सर्वपक्ष समाधान के साथ सदन का कुशल संचालन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगी। 2 दिवसीय सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा, लेखा अनुदान के पारण और विधायी कार्यों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शांतिपूर्वक अपनी बात सदन में रखी। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला। देखिए, ऐसा है कि जितनी सौहार्दपूर्ण चीज़ें हों, जितने आराम से चीज़ें हों, उतनी ही बात जनता तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने से ना तो जनता कुछ सुन सकती है, और एक हमें अपनी जो जनता है उसको शायद ये भी दिखाना है कि जब हम संसद में चुनकर आते हैं, जब विधानसभाओं में चुनकर आते हैं, तो एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, और बहुत आवश्यक है कि हम उस व्यवहार को जनता तक पहुंचाएं और दिखाएं। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं उसी तरह से इस मंदिर का भी हमें आदर करना चाहिए और शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास कार्यों के बारे में बातचीत की। बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे रेल का क्षेत्र हो, हवाई क्षेत्र हो या सड़क मार्ग, हर क्षेत्र में उत्तराखंड में तेजी से काम हो रहा है। 4 धाम को लेकर भी सीएम धामी ने बातचीत की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, रेल सेवा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूतपूर्व तरीके से लगातार विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारे यहाँ भारतमाला श्रृंखला में पूरे उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडों पर सभी रोडें बन रही हैं, चाहे वो 4 धाम की हों, चाहे हमारे अन्य क्षेत्रों की हों, हर क्षेत्रों में रोडों का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आने वाले समय में ये दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच में पूरी की जाएगी। उसके एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। इस योजना के पूरा होते ही हवाई सेवा दिल्ली से देहरादून की कम हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होगी। जी, मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तराखंड के अंदर हमारा जो उत्तराखंड का जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया गया है, उसका विस्तारीकरण किया गया है। पहले मात्र 200 लोगों की कैपेसिटी का एयरपोर्ट था, आज वो 1600 की कैपेसिटी का हो गया है। आने वाले समय में वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। हल्द्वानी में नगर निगम की कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से अवैध रूप से सड़कों को घेर कर बैठे लोगों पर कार्रवाई की गई। मंडी बाईपास से शुरू हुई कार्रवाई दोपहर के समय भारी पुलिस बल के साथ मंगल पड़ाव स्थित सब्जी मंडी पर पहुंची। सड़क पर अतिक्रमण किए हुए लोगों के ठेलों और खड़ों पर जमकर निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान कई लोगों की पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ जमकर कहासुनी हुई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अभी मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है।
नगर आयुक्त का कहना है कि मुख्य बाजार का भी निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और इसमें पहले बैठक करके ये अपील पूरे शहरवासियों से की गई थी कि जिनका भी अतिक्रमण है रोड पे चलने के लिए स्थान छोड़ दें। प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं के और बच्चों के चलने के लिए जगह नहीं बची हुई है। उसी क्रम में ये अभियान लगातार पूरे क्षेत्र में भी बरेली से नैनीताल रोड पर चलाया जा रहा है, और आपके माध्यम से भी लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चलने का स्थान छोड़ दें। जब चलने का स्थान होगा कम से कम तभी व्यक्ति मार्केट में सुरक्षित रूप से व्यक्ति आ सकेगा। ना कोई महिला निकल पाती है, ना कोई बच्चे निकल पाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो निश्चित ही आज फिर मैं आप लोग के माध्यम से ये अपील कर रही हूँ कि कृपया हमें अपना सहयोग प्रदान करें, और जो भी ये अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि लोगों को सुविधा हो और लोग सुरक्षित रूप से सड़कों पर चल सकें। कि गरीब आदमियों को जो सामान लूटा जा रहा है, उनके ठेले उठाए जा रहे हैं, ये नियमावली के विरुद्ध है। नियमावली ये नहीं कहती उत्तराखंड सरकार की 25 मई 2016 कि किसी का भी व्यवस्थापन से पूर्व उजारीकरण किया जाए, और इनको आप नियमावली अनुसार भी 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है, वो भी नगर फेरी समिति टाउन मेंटेनिंग कमेटी के माध्यम से। ना टाउन मेंटेनिंग कमेटी की बैठक बिठाई गई, ना किसी तरह की कोई बात हुई। हाईवे के लिए बात हुई थी चौड़ीकरण के लिए, लेकिन इन बाजारों में घुसकर हमारे ठेले फल वालों का सामान भी बर्बाद कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। ये लूट के हम बहुत खिलाफ हैं। हम इस तरह का उत्तराखंड में यूपीसीएल ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही है उनका बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। जो लोग बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन इस मामले में यूपीसीएल ने ये बड़ा फैसला लिया है। यूपीसीएल के निदेशक ऑपरेशंस एमएल प्रसाद ने कहा कि जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही है उन्हें अपना एडमिट कार्ड बिजली विभाग की टीम को दिखाना होगा। इस आधार पर बकाया भुगतान की वसूली के लिए उनका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा और उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद यूपीसीएल ने फिलहाल ये व्यवस्था कर दी है। बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए उन्हें परेशानी न हो, इसके तहत उनके घर का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और उनके बकाया भुगतान न होने के बावजूद एडमिट कार्ड दिखाने पर ही काम चल जाएगा। हालांकि बकाया भुगतान के लिए उन्हें आगे अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी विधानसभा के फतेहपुर रेंज में एक महिला बाघ का शिकार बन गई। बताया जा रहा है कि भदयुनी गांव की 62 वर्षीय महिला काठ गोदाम के पास जंगल में घास काटने गई थी, जहां बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला पर यह हमला बीते 4 महीने में बाघ के हमले की 5वीं घटना है। अब तक वन विभाग पिंजरा, ड्रोन कैमरे के जरिए सर्च ऑपरेशन चला चुका है, लेकिन लोगों की जान लेने वाले बाघ का कोई अता पता विभागीय अधिकारियों को नहीं पता है। फतेहपुर रेंज के आसपास ग्रामीण अब दहशत में हैं। इस घटना के बाद वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया। घटनास्थल के पास भी पिंजरे लगा दिए जाएंगे। बलूटी कक्ष संख्या 3 में एक घास लेने को गई महिला धनुली देवी, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, उसको टाइगर या गुलदार द्वारा मार दिया गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है और पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। घटनास्थल से हमारे द्वारा सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। उसके डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो। मसूरी में मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत अनियोजित तरीके से किए जा रहे कार्यों का मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर व्यापारियों ने जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने जल निगम के अधिकारियों के पेयजल लाइन डालने को लेकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अव्यवस्थित माल रोड के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल निगम के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। देश विदेश से मसूरी से आने वाले पर्यटक के माल रोड को देखकर नाराज हैं।
लेकिन इस ओर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही जल निगम के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन की तरफ से माल रोड को खोदने की अनुमति दी गई, लेकिन पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन आंख मूंदे बैठे हैं। सड़क के अन्य संपर्क मार्गों को ठीक करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। वहीं माल रोड के बीचों बीच पालिका की तरफ से बिना जनता की राय के हाइड्रोलिक बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को और भी दिक्कत हो सकती है। व्यापारियों ने कहा कि अगर हाइड्रोलिक बैरियर की मसूरी की जनता विरोध करती है तो वो स्वयं जेसीबी के माध्यम से इस बैरियर को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नगर पालिका को चाहिए अभी कि देर में नहीं आए, हम जाके बहुत देर से हैं। हमने पहले जल निगम के अधिकारियों से काफ़ी समय से वार्ता के स्तर पे हमने उनसे बात करी। पिछले 3 हफ्ते से लगातार हम उनके संपर्क में हैं। अथक प्रयास उनसे करे जा रहे हैं कि किसी तरह वो रोड बनाएं और शहर को अस्त व्यस्त ना करें। जब बिल्कुल मजबूर हो गए, जब हमने देखा, यहाँ तक कि हमें ये समझ लीजिए आपकी पानी भी ट्रेडर एसोसिएशन संस्था जो मात्र 100 रुपये साल की एक फीस लेती है, वो पानी भी हमने जो है अपने पल्ले से डलवाया। जब बिल्कुल हमें लगा कि अब जल निगम के अधिकारी मानने नहीं वाले हैं और ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, तब हमने ये निर्णय लिया। और आपका ये कहना गलत है कि हम देर से आए हैं। हम पिछले 3 हफ्ते से लगातार इनके संपर्क में हैं। हम सोच रहे थे कि विकास का कार्य है, चलिए किसी तरह निपट जाए, लेकिन जब हमने देखा अब सीजन सर पे है और ये मानने वाले नहीं हैं, तो हमारे पास सांकेतिक धरना देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने सांकेतिक धरना दिया। आम नागरिकों को, स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, यहाँ के सामाजिक संस्थाओं को, यहाँ के नेतागणों को, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। इस योजना को एकाएक जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू कर दिया गया। शुरू करने के बाद आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर ये कार्य पूरा हो गया उसकी रिपेयर नहीं करी गई है। पूरी माल रोड पे मिट्टी है, गड्ढे हैं, पत्थर पड़े हैं, रोड़े पड़े हैं। और कमाल की बात यह कि हमारे प्रशासन को दिखता नहीं है। उत्तराखंड पेयजल निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तराखंड पेयजल निगम भ्रष्ट है। मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, मुझे कोर्ट ले जाना है, ले जाएं, नहीं तो आंखें खोले। और मसूरी में इन दिनों टैक्सी स्कूटी संचालकों की तरफ से गांधी चौक सहित माल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर सड़क पर की जा रही पार्किंग लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इसको लेकर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा मसूरी गांधी चौक को टैक्सी स्कूटी स्टैंड बना दिया गया है। पूरे गांधी चौक पर सैकड़ों टैक्सी स्कूटी पार्क नजर आते हैं, जबकि गांधी चौक पर पुलिस चौकी स्थापित है। बाद भी टैक्सी स्कूटी संचालकों पर पुलिस या कार्रवाई नहीं होती, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों को लाइसेंस देते समय उनके तरफ से चिन्हित जगह से ही टैक्सी स्कूटी को संचालित करने की अनुमति दी जाती है। संचालकों की तरफ से सैकड़ों की तादाद पर मसूरी के मुख्य चौक पर स्कूटी लगाकर वहां संचालित किया जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है। और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहां टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई, तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल साहब से मीटिंग की, आगामी जो अब थोड़ा भीड़ भी होने वाली है, होली में भी काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। मेन पॉइंट था कि लाइब्रेरी चौक में हमारे लिए भी समस्या, पुलिस के लिए भी हमेशा समस्या रहती है, क्योंकि हमारे कोई टैक्सी वाले भी, स्कूटी वाले ये वहीं पे चौक पे लगा के रखते हैं गाड़ी, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज पार्किंग भी है और लोग वहाँ पे जो है टूरिस्ट को भी परेशान करते हैं। कई लोग उल्टा सीधे रेट लेते हैं, ताकि इससे है कि हमारे टूरिस्ट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है कि रेट भी उल्टे सीधे लेते हैं। क्योंकि मैंने तो यूनियन में सब जगह पर चार्ट लगे हुए, चार्ट में सब जगह लिखा हुआ है फिक्स रेट है, फिक्स टाइमिंग है, और ये वहाँ पे सवारी से एक तो टूरिस्ट से चीटिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब जो भी टूरिस्ट आए वो नीचे हमारे ऑफिस में आए, वहाँ टैक्सी यूनियन से गाड़ियाँ ले और उनको भी हमारा अच्छा मैसेज जाए कि मसूरी एक अच्छी जगह है, अच्छा पर्यटक स्थल। पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली में संचालित चौहान स्टोन क्रशर प्लांट को लगे हुए 10 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 10 सालों से ये प्लांट नियमों को ताक पर रखकर जमकर रेत और बजरी कूट रहा है।
चौहान क्रशर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लोगों के मन में ये सवाल है। इस मामले को लेकर सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार पटवारी तहसीलदार अचानक प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट के सभी दस्तावेजों को खंगाला, साथ ही प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट में काफी अनियमितता नजर आई, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया। लगातार इसमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर जो खनन विधि 2017 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी के सापेक्ष हमने आज वहाँ पर छापेमारी की। उसमें 2-3 टाइप के हमें छोटी छोटी अनियमितता पाई गई हैं, जिसके लिए जो स्टोन क्रशर स्वामी है उसको भी निर्देशित कर दिया है कि ये अपनी जो ये अनियमितता है उनको अगले 8 दिन में सुचारू करे या सही करे। उसी नहीं तो उसके खिलाफ हम जो चालानी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर वन क्षेत्र में एक 8 वर्षीय गुलदार की तड़प कर मौत हो गई। मामला जुयालगढ़ गांव का है। सुबह जब लोग अपने काम के लिए खेतों की तरफ गए तो वहां एक गुलदार दहाड़े मार रहा था। गुलदार को देखते ही अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक गुलदार ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुलदार जोर जोर से दहाड़े मार रहा था, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा बुरी तरह से जख्मी था। कोई भी ग्रामीण डर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मौके पर ही गुलदार की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम गुलदार को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। करीबन 7 बजे मेरे को फ़ोन आया तो मैं साइड पे गया, वहाँ पे जहाँ पे हमारा पानी का स्रोत है, तो पानी भरते हैं। वहाँ पे पानी भरने के लिए गए तो वहाँ पे नीचे गुलदार मरा था। मेरे को फ़ोन भी आया तो मैंने उसके बाद तुरंत जंगलात वालों को फ़ोन किया। फॉरेस्ट वाले भी आए, उन्होंने तुरंत उसका जो भी था उस टाइम जिंदा था, पर जब मेरी वो आए जंगलात वाले आए तो वो डेथ हो चुका था। जुयालगढ़ के प्रधान द्वारा सूचना दी गई, मोबाइल पर सूचना दी गई जुयालगढ़ के पास एक गुलदार मृत पड़ा है। तो मेरा स्टाफ और मैं मौके पर गए। मौके पर जाकर हमने देखा, उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वो मृत्यु थी। संभवतः प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से इनकी मृत्यु हुई है और मृत्यु के पश्चात पंचनामा भर के हमारे स्टाफ द्वारा पीएम के लिए लाया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने उसका पीएम किया। तत्पश्चात यहाँ पे जो है उसको शवदाह किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।